मलाइशिया में 18 दिसंबर 2019 को कुआलालंपुर समिट थी। इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया इमरान खान ने अपने सियासी उस्ताद महातिर मोहम्मद को दिया था। हमारे कप्तान मलाइशिया के साथ मिलकर इस्लामी दुनिया का नया ब्लॉक बनाना चाहते थे। महातिर को आइडिया इतना पसंद आ गया, तैयारियां मुकम्मल हो गईं। इस्लामी दुनिया के सरबराहों को दावत भी दी गई। इमरान खान भी जोश व जज्बे के साथ तैयार हो गए। लेकिन कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 4 दिन कबल बरादर इस्लामी मुल्क ने हमारे वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। हमारे बहादुर वज़ीर आज़म 14 दिसंबर को तशरीफ़ ले गए और वहाँ बरादर मुल्क के वली अहद ने हमारे वज़ीर आज़म को 2 ऑप्शन दिए। हमारी रकम वापस कर दें और नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, या मलाइशिया को इनकार कर दें। और हमारे ना झुकने और ना दबने वाले वज़ीर आज़म ने मलाइशिया का दौरा मनसूख कर दिया। महातिर मोहम्मद और तैयब उर्दगान दोनों ने इमरान खान को फ़ोन किया, लेकिन हमारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वज़ीर आज़म ने दोनों को साफ जवाब दे दिया। ये मलाइशिया नहीं गए। वज़ीर आज़म सिर्फ यहाँ तक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने 21 जनवरी 2020 को डेवस में तैयब उर्दगान से मुलाकात की और उर्दगान को मलाइशिया ना जाने की वजह बता दी। और तुर्क सदर ने यह वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बता दी। यूँ हमारी रही सही इज़्ज़त खाक में मिल गई और हमने जिस मुल्क के लिए ये खाक चाटी थी वो भी नाराज़ हो गया। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को ऊपर तले 3-4 दौरे करके ताल्लुकात बहाल करना पड़े। मेरा सवाल ये है कि क्या ये गैर मुल्की मदाखलत नहीं थी? और हम अगर इतने ही खुद मुख्तार और बावक़ार हैं तो फिर हमने ये मदाखलत क्यों कबूल कर ली थी? और ये धमकी बरादर मुल्क के किसी अफसर ने हमारे सफ़ीर को नहीं दी थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तलब करके बराह रास्त कहा गया था और हमने कान लपेट कर इस पर मिनोइन अमल किया था। हमारी बहादुरी उस वक्त कहाँ थी? आप अब दूसरी मिसाल भी मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने मुल्क में 7 धरने दिए। आखिरी धरना अक्टूबर 2021 में दिया गया और इसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। टीएलपी का सिर्फ एक मुतालबा था। फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताह रसूल सेमुएल की हिमायत करके हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, लिहाजा फ्रेंच सफ़ीर को फिलफौर मुल्क बदर किया जाए। वज़ीर आज़म ने कौम से ख़ताब फरमाया था, फ्रांस अकेला नहीं है। हम अगर फ्रेंच सफ़ीर को निकाल देते हैं तो यूरोपीय यूनियन हमसे GSP+ का स्टेटस वापस ले लेगी और यूँ हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी। मैंने उस वक्त वज़ीर आज़म की हिमायत की थी। मैं आज भी समझता हूँ हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं और विलेज का कोई घर किसी दूसरे विलेज के सफ़ीर को निकाल कर सर्वाइव नहीं कर सकता। फ्रांसीसी सदर के एक फेल से हम पूरी फ्रेंच कौम को बुरा नहीं कह सकते। फ्रेंच सोसाइटी और लोग बेइंतहा मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे हैं। मैं अपना व्यू चंद लम्हों के लिए साइड पर रखता हूँ और वज़ीर आज़म की मजहबी फ़लसफ़ी की तरफ चलता हूँ और सवाल करता हूँ, आप अपनी हर तकरीर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार का हवाला देते हैं, फिर आप 9 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट्स के हाथों क्यों मजबूर हो गए? आपने उस वक़्त तवक्कुल का सहारा क्यों नहीं लिया? आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा अल्लाह गैरतमंद कौमों की गैब से मदद करता है? मैं पिछले 8 बरस से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये लोग ना तजर्बाकार भी हैं, ना अहल भी और मुतकब्बिर भी। वक्त ने साबित कर दिया मेरी बात गलत नहीं थी। इन लोगों ने झूठ पर झूठ बोलकर मुल्क तबाह कर दिया। ये लोग हकीकतन इस मुल्क के खिलाफ साजिश हैं। आप 2018 का पाकिस्तान देख लें और 2022 का मुल्क देख लें, ये मुल्क कहाँ से कहाँ आ गया। इमरान खान इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको अगर यकीन न आए तो आप मौजूदा बहरान ही को देख लें। अमेरिका में हमारे सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ख़ान ने 7 मार्च को दफ्तर ख़ारजा को एक मरासला भिजवाया था। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर असद मजीद और मरासलों का तारुफ भी करवाता चलूँ। असद मजीद कैरियर डिप्लोमेट हैं, जापान में सफ़ीर रहे, जापानी ज़बान भी जानते हैं और उन्होंने जापान से PhD भी की। वज़ारत ख़ारजा में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, सीनियर तरीन सफ़ीरों में शामिल हैं। ये एक मुश्किल तरीन वक्त में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी चाहते थे। दुनिया भर के सफ़ीर रोज़ाना अपने मुल्कों में मरासले भी भिजवाते हैं। इनमें मुल्कों के अहवाल भी होते हैं और ताल्लुकात की नई जहतें भी। मरासले अमूमन 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म में सफ़ीर सिर्फ अहवाल या मुलाकात के नक़ात लिख कर भिजवा देते हैं। दूसरी किस्म में नक़ात के साथ अपनी राय भी लिख कर देते हैं और तीसरी किस्म में ये आखिर में मशवरा भी दे देते हैं। ये मरासले खुफिया अल्फाज में होते हैं जिन्हें सफारती ज़ुबान में साइफ़र कहा जाता है। वज़ारत ख़ारजा में पूरा एक यूनिट है जो मरासलों को डिसाइफ़र करते हैं और फिर अफ़वाज पाकिस्तान, खुफिया इदारों और वज़ीर आज़म हाउस को भिजवा देता है। सफ़ीर असद मजीद ने भी 7 मार्च को एक मरासला भिजवाया जिसमें उन्होंने साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी
ڈونلڈ لوک کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال لکھا۔ میں یہاں آپ کو ڈونلڈ لوک کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ ہیں۔ یہ 1992 سے 1994 میں پشاور میں تعینات رہے۔ بھارت میں چارج ڈافیر کشمیر پر بھی کام کرتے رہے۔ یہ پاک بھارت تعلقات کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈونلڈ لو جارجیا، کرغزستان، آذربائیجان اور البانیہ میں سفیر بھی تعینات رہے۔ صدر جو بائیڈن نے انہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا اسسٹنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا۔ یہ اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ 8 زبانیں بول سکتے ہیں۔ سفارتکار ہیں، لہذا ان سے غیر سفارتی زبان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ ہو بھی تو یہ کوئی بڑے افسر نہیں ہیں۔ ان کے پاس 13 ملک ہیں اور امریکہ میں اس وقت اس لیول کے 250 افسر ہیں، اور ان کی بات کسی بھی طرح امریکہ کی پالیسی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سفیر نے اس ملاقات کا مراسلہ بھجوا دیا، اور وزیر اعظم نے اس میں میاں نواز شریف بھی ڈال دیا۔ عالمی سازش بھی، دھمکی بھی، غیرت بھی اور پیسہ بھی، اور اس کے بعد دے مار اور 4.5۔ عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ ہمیں یہاں یہ بھی ماننا ہوگا، عمران خان نے اس بے ضرر سے مراسلے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کی پاپولارٹی میں بھی اضافہ ہوا اور اس نے اپوزیشن کو پریشان بھی کر دیا۔ لیکن یہ پھر جذبات کی رو میں وہ غلطی کر بیٹھے جس سے اب ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ میرے ایک دوست نے کل بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا، وزیر اعظم نے اپنی منجی خود ہی ٹھوک دی۔ یہ معاملہ اگر تقریروں تک رہتا تو عمران خان کو فائدہ ہوتا رہتا، لیکن حکومت نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے آرٹیکل 5 کی رولنگ دلا کر مراسلے کے ایشو کو قانونی شکل دے دی، اور یہ ایشو سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عمران خان کو اب مراسلہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا، اسے سازش بھی ثابت کرنا ہوگا، میاں نواز شریف اور اپوزیشن کے کردار کے ثبوت بھی دینے ہوں گے، اور وہ رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی تھی اور اس سے MNAs خریدے گئے تھے۔ عدالت اب ISI اور IB کے نمائندوں کو بھی بلائے گی، اٹارنی جنرل کو بھی اور سفیر اسد مجید کو بھی، اور یوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی، اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری چاروں پھنس جائیں گے۔ اب انہیں 35 پنکچر کی طرح ہر فورم پر جواب بھی دینا ہوگا، معافی بھی مانگنی پڑے گی اور سزائیں بھی بھگتنا ہوں گی۔ لہٰذا عمران خان نے کریز سے نکل کر وہ غلطی کر دی جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائیں گے۔ ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ یہ آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ تاہم یہ جاتے جاتے ملک کا بیڑا غرق کر گئے۔ یہ ملک کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے کھوکھلا کر گئے ہیں۔ یہ اس کا رہا سہا بھرم بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو مستقبل قریب میں انکشافات حیران کر دیں گے۔ آپ مستقبل کو سائٹ پر رکھ دیں اور صرف یہ جواب دے دیں، عدالت جب سفیر اسد مجید کو طلب کرے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر مراسلہ بھجوانے کی جسارت کرے گا؟ اور اگر سفیر مراسلے نہیں بھجوائیں گے تو پھر ہمیں وزارت خارجہ کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا آپ نے جاتے جاتے اپنے عارضی فائدے کے لیے پوری سفارتی کور تباہ کر دی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟